दोस्तों, फाउंडर्स फेस्टिवल को खत्म हुए करीब 10 एक दिन हो चुके हैं और हमें पता चलता है कि थालियन एम्परर एल्मिसिया ने टेम्पस में पूरा का पूरा एक लॉज ही खरीद लिया है ताकि वो जब चाहे तब यहाँ टेम्पस में हॉलिडे मनाने के लिए आ सकें। और उन्हें देखकर किंग गैसल भी शायद खुद के लिए भी एक हॉलिडे विला खरीदने की सोच रहे हैं। मगर एरल शायद यहाँ एल्मिसिया के स्वभाव से थोड़ा चिंतित है। वो चाहता है कि एम्परर अपनी टेम्पस की अगली विजिट में खुद को ह्यूमन कलर्स में डाल लें। अब दोस्तों, ह्यूमन कलर्स का मतलब होता है बौना। शायद उनके पास ऐसी कोई मैजिक ट्रिक है जिससे कि वो खुद को उनके खुद के बनाए हुए आर्टिफिशियल बौने के शरीर में डाल सकते हैं। यानी कि एरल्ड नहीं चाहता कि लोग एम्परर को यूं ही कहीं घूमते हुए देख लें। और दोस्तों, एम्परर यहाँ टेम्पस में आकर कितनी खुश थी इसका अंदाजा हमें तब लग गया जब उन्होंने अपने नेशनल सीक्रेट्स रिमरू के साथ शेयर किए। जिसके बाद एम्परर सहित उनका पूरा एंतराज वहां से अपने देश थालियन वापस जाने के लिए निकल जाता है। अगले पेज पे हम देखते हैं कि रिमरू स्वीट हिनाटा से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है। वो चाहता है कि हिनाटा यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई और उनकी ट्रेनिंग को पूरा करने में उनकी मदद करे, क्योंकि वो भी जानता है कि बच्चों की ट्रेनिंग के लिए वो शियोन और डियाब्लो सहित किसी भी मॉन्स्टर पर निर्भर नहीं रह सकता। एंड दोस्तों, सरप्राइजिंगली हिनाटा रिमरू की रिक्वेस्ट को मान भी लेती है। वो कहती है कि टेम्पस की हेल्प की वजह से होली नाइट्स का काम अब कम हो चुका है और वैसे भी उसने टेम्पस को पहले ही मार्क कर लिया था, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने फ्री टाइम में वाप पोर्टल के जरिए यहाँ आकर बच्चों को पढ़ा सकती है। हालांकि रिमरू हिनाटा से एकदम हाँ की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उसे लगता है कि डियाब्लो के अलावा सिर्फ हिनाटा ही है जो बच्चों को अपनी एलिमेंटल स्पिरिट की ताकत को कंट्रोल करने में उनकी मदद कर सकती है। अगले पेज पर हम देखते हैं कि हिनाटा बच्चों को पढ़ा रही है, मगर वो अपनी क्लास को शुरू करती उससे पहले ही वो नोटिस कर लेती है कि रिमरू भी बुक के पीछे वहां बैठा हुआ है। वो भी यहाँ हिनाटा से सीखने ही आया है। मैं होता तो मैं भी यही करता। मगर हिनाटा से रिमरू की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं होती और वो उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। अब क्योंकि रिमरू को यूकी की सच्चाई पता लग गई है, तो इसलिए वो यहाँ पर शुक्र मना रहा है कि बच्चों को संभालने वाला और उन्हें शिक्षा देने वाला यहाँ अब कोई आ गया है, क्योंकि वो बच्चों को अब यूकी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता है। हालांकि वो गिल्ड मास्टर यूकी की डंजन के प्राइस सिस्टम को हैंडल करने के लिए उसकी हेल्प ले तो रहा है, बट वो रिमरू के लिए एक अलग ही मुद्दा है। फिर रिमरू मेयर माइल्स रामिरेज वेल्डोरा और मासायुकी के साथ बैठकर डंजन से बन रहे रेवेन्यू को डिस्कस कर रहा है, जहां हमें पता चलता है कि रिमरू ने फर्स्ट फ्लोर पर चैलेंजर्स के लिए एक ट्यूटोरियल सेट किया हुआ है जिससे चैलेंजर्स स्मूथली डंजन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो लोग रेवेन्यू को और बढ़ाने के लिए रिकॉर्डिंग क्रिस्टल्स को भी बेच रहे हैं। अब दोस्तों, मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, बट मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग क्रिस्टल्स वही है जिसका इस्तेमाल करके रिमरू ने आर्च बिशप रहीम के हाथों हिनाटा के लिए मैसेज भिजवाया था। और तो रिमरू ने चैलेंजर्स के लिए 95 फ्लोर पर एक सेफ टाउन भी बनवाया है, जहां पर हर एक फ्लोर से पोर्टल्स के जरिए पहुंचा जा सकता है। उस सेफ टाउन में चैलेंजर्स को खाने पीने और रहने की जगह भी मिलेगी, जिसके लिए मैं श्योर हूँ कि वो लोग चैलेंजर्स को खासा चार्ज करते होंगे। यानी पोर्टल्स इस्तेमाल करने के लिए चैलेंजर्स को पैसे देने पड़ रहे हैं, और वहाँ सेफ टाउन में पहुंचने के बाद जो भी सर्विसेज चैलेंजर्स यूज कर रहे हैं उसके लिए भी वो लोग उनसे पैसे ले रहे हैं, जिसकी वजह से डंजन से जनरेट होने वाले टेम्पस के रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। एंड ऑल थैंक्स टू मासायुकी। मासायुकी के फीडबैक्स की वजह से ही उन्होंने अपनी डंजन की सर्विसेज में बदलाव लाए हैं, जिसकी वजह से वेल्डोरा सहित वहाँ सभी लोग मासायुकी का धन्यवाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ मासायुकी ये सोचने में बिजी है कि वो यहाँ एक डीमन लॉर्ड और स्टॉर्म ड्रैगन के बीच में आखिर कर क्या रहा है। मासायुकी मेयर मैच की तारीफ करता है, क्योंकि जब उन्होंने मासायुकी को बताया था कि ग्रैंड प्राइज के रूप में वो लोग इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं चैलेंजर्स को, तो तब वो शॉक हो गया था। पर जब मासायुकी को पता चला कि डंजन का मेन बॉस और कोई नहीं बल्कि स्टॉर्म ड्रैगन खुद है, तो तब वो समझ जाता है कि मेयर माइल्स इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे। रिमरू कहता है कि उन्होंने एक दूसरा सिस्टम भी बनाया है। वो कहता है कि ग्रैंड प्राइज के अलावा और भी कई सारे प्राइजेस हैं जो वो लोग दे रहे हैं, जैसे कि 10वें फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए 3 गोल्ड कॉइन्स, 20वें फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए 5 गोल्ड कॉइन्स, 30वें फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए 10 गोल्ड कॉइन्स। यानी हर 10वें फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हराने के बाद चैलेंजर्स को प्राइज मिलेंगे उनकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। जैसे जैसे वो लोग डंजन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्राइज मनी भी बढ़ती जाएगी। और वेल्डोरा को हराने के बाद उस चैलेंजर को या उस चैलेंजर की पार्टी को 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे प्राइज मनी के रूप में, जो मॉडर्न जमाने में करीब $10 मिलियन के बराबर होते हैं। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि सच्चे ड्रैगन्स को हम छोड़ दें तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे प्यारे वेल्डोरा को हरा सके। हालांकि मेयर माइल्स का ये तरीका बेहद कारगर है, लेकिन फिर भी ये ग्रैंड प्राइज मासायुकी के नजरों में भी बहुत ज्यादा है। मेयर माइल्स कहते हैं कि ये ऑफर स्पेशली नोबल्स के लिए है, जो ये सुनकर बाहर से एडवेंचरर्स को फंडिंग प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, इस उम्मीद में कि वो लोग इस ग्रैंड प्राइज को जीत सकें। नोबल्स का नाम सुनकर रामिरेज को याद आता है कि ऐसी ही एक नोबल फंडेड एडवेंचरर्स की पार्टी बेहद तेजी से लैब्रिंथ के फ्लोर्स को पार कर रही है। वो कहती है कि कुछ लोग आए हैं मैचिंग हरे कपड़े पहनकर, जो डंजन में दूसरी पार्टीज की मदद से लैब्रिंथ में आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने महज 3 दिन में ही 20वें फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है।
और ये बात रिमरू भी जानता है क्योंकि उसे रफाएल ने भी इस बारे में बताया था। रिमरू कहता है कि उस पार्टी का नाम है ग्रीन फरी और वो लोग इतने तेजी से इसलिए आगे बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनका लीडर एक एलिमेंटलिस्ट है। उनका लीडर एलिमेंटल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके उस डंजन में मौजूद बाकी चैलेंजर्स के साथ कम्युनिकेट करके उनसे वहां के रास्ते और शॉर्टकट्स की जानकारी लेता है, जिससे वो लोग कम से कम समय में डंजन में आगे बढ़ पा रहे हैं। अब ये जानकर रामेरिस कहती है कि अगर रिमरू चाहे तो वो उनकी कम्युनिकेशन को ब्लॉक भी कर सकती है, मगर रिमरू मना करता है। उसे लगता है कि फ्रंट लाइन में जितने ज्यादा चैलेंजर्स होंगे उनके डंजन को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जिसके बाद मासायुकी रिमरू को कुछ सजेस्ट करता है। वो कहता है कि अच्छा होता है अगर कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर्स आइटम ड्रॉप के रूप में पोशंस भी ड्रॉप करें तो। रिमरू जानता है कि लो बजट चैलेंजेस को भी पोशंस जैसी चीज भी महंगी लगती होगी, तो ये अच्छा तरीका है नए एडवेंचरर्स का विश्वास जीतने का। मासायुकी के इस सजेशन को रिमरू मान लेता है और बाद में डिसाइड होता है कि पोशंस के साथ साथ वो लोग इक्विपमेंट गियर्स भी शामिल करेंगे जिसके कुछ भी रैंडम इफेक्ट्स हो सकते हैं। और इस रैंडमनेस को ढूंढने के लिए चैलेंजर्स उन्हीं की बनाई हुई अप्रेजल शॉप में जाएंगे जहां उन्हें पैसे देने होंगे, जो टेम्पस के रेवेन्यू में और बढ़ोतरी करेगा। फिर दूसरे दिन शाम को डियाब्लो लैब्रिंथ की रिपोर्ट लाकर रिमरू को देता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि डंजन की वजह से उनके सेल्स से हो रही इनकम अच्छी खासी बढ़ गई है, जिसका इम्पैक्ट कुछ ही समय में रिमरू के पूरे शहर पर पड़ने लगेगा। रिमरू को याद आता है कि डियाब्लो ने जो फाल्मूद इन्वेजन और वहां का तख्ता पलट करने में जो अपना किरदार निभाया उसके लिए रिमरू ने उसे कोई इनाम नहीं दिया। तो वो डियाब्लो से पूछता है कि ऐसा कुछ है जो वो रिमरू से मांगना चाहता है। अगर है तो वो चाहता है कि वो उसे बताए और वो उसकी इच्छा का मान रखते हुए उसे पूरा करने की कोशिश करेगा। डियाब्लो कहता है कि ऐसा कुछ है जिसके लिए उसे रिमरू की परमिशन चाहिए। जब रिमरू ने पूछा कि ऐसा क्या है, तब डियाब्लो बताता है कि वो सोच रहा है कि वो भी कुछ नौकरों को अपने लिए भर्ती करे। इससे क्या होगा कि वो रिमरू के जो भी छोटे मोटे काम है वो उन कामों को उन पर छोड़ देगा, जिससे उसको ज्यादा समय मिलेगा रिमरू के साथ रहने का। रिमरू को लगा कि डियाब्लो की बात में पॉइंट है। वो जानता है कि डियाब्लो जैसा पावरफुल डीमन एक स्लाइम के लिए हर रोज चाय बनाना पसंद नहीं करेगा। बट सच तो ये है कि रिमरू डियाब्लो की बात को समझ ही नहीं पाया। डियाब्लो कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे रिमरू के लिए पर्सनल काम करना पसंद है और इसमें चाय बनाना और उस चाय को रिमरू को सर्व करना भी शामिल है। वो मानता है कि उसके अटेंडेंट के तौर पर ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो रिमरू की हर जरूरत का ख्याल रखे और वो ये सारे काम यूं ही कर सके, इसीलिए वो अपने अंडर कुछ नौकरों को रखना चाहता है। यानी दूसरे देशों को मिट्टी में मिलाना या फिर तख्ता पलट करना, ऐसे सारे छोटे मोटे काम वो अपने नौकरों पर डाल देगा ताकि उसे पूरा मौका मिले रिमरू के साथ रहने का। और अब जाके रिमरू समझा कि उसके छोटे मोटे काम से डियाब्लो का क्या मतलब था। बट उसे लगता है कि ऐसे लोग डियाब्लो को नहीं मिलेंगे जो किसी भी देश को मिट्टी में मिला सकें। बट मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है जो डियाब्लो नहीं कर सकता। डियाब्लो कहता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं रखना चाहता हूँ। उन्हें उनकी सैलरी के लिए पैसे तो नहीं चाहिए, बट उन्हें फिजिकल बॉडी चाहिए होगी ताकि वो लोग इस दुनिया में रह पाएं। अब रिमरू उन फिजिकल बॉडी के रूप में उनके लिए ऐसी बॉडीज बनाएगा जैसे उसने बेरेटा के लिए बनाई थी। वो कहता है कि जब तक डियाब्लो वापस आएगा तब तक बॉडीज बनकर तैयार हो चुकी होंगी। और इसी के साथ डियाब्लो निकल जाता है खुद के लिए नौकर ढूंढने। फिर दोस्तों अगले पेज पर हम देखते हैं कि रिमरू अपनी रिसर्च लैब में उन बॉडीज पर काम कर रहा है जो डियाब्लो को चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा बॉडीज भी वो बना कर रख रहा है सारे ड्रायड्स के लिए। अब दोस्तों ये रिसर्च लैब लोकेटेड है लैब्रिंथ में, अब जहाँ वेल्डोरा रहता है। वहीं बाजू में रिमरू ने रामेरिस को कहकर कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक्स बनवाए जहाँ पर वेस्टा और गाबिरू के साथ साथ रामेरिस की लैब भी लोकेटेड है। फिर शियोन और शुना वहां आते हैं रिमरू की फिक्र करते हुए। वो रिमरू को याद दिलाते हैं कि रिमरू कई दिनों से उन्हें दिखाई नहीं दिया है और ना ही वो खाने के लिए बाहर आया है, तो इसलिए उन्हें रिमरू की फिक्र हो रही थी। शियोन बाद में रिमरू को बताती है कि मेयर माइल्स उसे ढूंढ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आपसे कोई इम्पोर्टेंट काम था। मेयर माइल्स रिमरू के लिए एक इम्पोर्टेंट खबर लेकर आए हैं। रिमरू से मिलने के बाद मेयर माइल्स उसे कहते हैं कि रिसेंटली एक एडवेंचरर की पार्टी लैब्रिंथ को एक्सप्लोर कर रही है। उस पार्टी ने बड़ी तेजी से 30 फ्लोर्स पार कर लिए हैं और अब वो लोग ऑलमोस्ट 40वें फ्लोर पर पहुंचने वाले हैं। रामेरिस कहती है कि ये लोग टेम्पस के बनाए गए नियमों को एक्सप्लोइट कर रहे हैं। फिर दोस्तों हमें पता चलता है कि रिकॉर्डिंग क्रिस्टल वो नहीं है जो मैंने सोचा था। दरअसल ये एक सेव बटन की तरह काम करता है। जैसे हम गेम्स की प्रोग्रेस को सेव कर सकते हैं, ठीक वैसे ही ये क्रिस्टल एडवेंचरर्स की प्रोग्रेस को सेव करता है। अब वो लोग क्या करते हैं, जो लोग पहले ही 30 फ्लोर तक जा चुके हैं वो लोग अपने रिकॉर्डिंग क्रिस्टल का यूज करके अपनी प्रोग्रेस को 30 फ्लोर से पहले सेव कर देते हैं। फिर वो लोग सीटी बजा कर वापस बाहर आ जाते हैं और फिर वो सारे पार्टी मेंबर्स अपनी अपनी 10-10 लोगों की टीम बनाकर वापस लैब्रिंथ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बॉस मॉन्स्टर को हराने में किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। मतलब एक बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए वो लोग लिटरली अपनी आर्मी लेकर जाते हैं और यही वजह है कि वो लोग बड़ी तेजी से लैब्रिंथ को पार कर रहे हैं। और ये लोग वही हैं जिसकी खबर रामेरिस ने कुछ ही दिनों पहले दी थी।
जब मेयर मायर्स ने सोका के जरिए इन्वेस्टिगेट किया तब उन्हें पता चलता है कि ये मैचिंग कपड़े पहनने वाले एक मर्सिनरी ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है द सन्स ऑफ वेल्ड, और इन्हें सपोर्ट करने वाला नोबल इंड्रासिया में रहता है। वैसे रीमरो को ये इतनी बड़ी बात नहीं लगती जितना बड़ा इशू उसे लगता है कि ये लोग बना रहे हैं, मगर वेल्डोरा कहता है कि ग्रीन फरी नामक इस ग्रुप के लीडर को वो कम ना समझे। वो लोग बड़ी तेजी के साथ अपने समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उनके सारे ट्रैप्स को अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसे डर है कि वो लोग बेहद जल्द 40वें फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को भी हरा देंगे। वेल्डोरा की बात को पूरा करते हुए रामिरेस कहती है कि ये अच्छी खबर नहीं है। रीमरो ने जब उससे पूछा कि ऐसा क्यों है तब वो बताती है कि लैब्रिंथ के 60वें फ्लोर से लेकर 90वें फ्लोर तक के बॉस मॉन्स्टर्स आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं, और यह सुनकर रीमरो भी हैरान हो गया। रामिरेस कहती है कि हिनाटा ने अपने होली नाइट्स की ट्रेनिंग 91वें फ्लोर से शुरू की थी, जिसके बाद 60वें फ्लोर पर बॉस मॉन्स्टर के रूप में उनका सामना हुआ एडलमैन से। अब क्योंकि एडलमैन एक अनडेड है तो वो होली नाइट्स के होली मैजिक के आगे नहीं टिक पाया और वो एक ही हमले से हार गया, जिसकी वजह से एडलमैन अब वहाँ डिप्रेस होकर बैठा हुआ है। उन होली नाइट्स का जीतने का ये सिलसिला 70 फ्लोर्स तक लगातार यूं ही चलता ही रहा। फिर फाइनली हिनाटा के नाइट्स 70वें फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर से हार गए, जिसे देखकर वो अपने ही नाइट्स पर गुस्सा होती है। हिनाटा के गुस्सा करने की वजह से वो नाइट्स भी फ्रस्ट्रेट हो गए, जिसकी वजह से वो लोग ये काम हिनाटा को ही करने को कह देते हैं, जिसे हिनाटा ने एक चैलेंज की तरह लिया। और देखते ही देखते वो सारे बॉस मॉन्स्टर को हरा कर आगे बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि मिलिम के लाए हुए ड्रैगन्स भी हिनाटा से हार गए। हालांकि बाद में हिनाटा वेल्डोरा से हार तो गई, बट उसने बॉस मॉन्स्टर की जो हालत की है उसकी वजह से उनके सामने फिलहाल एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है, क्योंकि जिस बॉस मॉन्स्टर ने हिनाटा के होली नाइट्स को हराया वो एलिमेंटल गोलम अब हिनाटा की वजह से अब पूरी तरह टूट चुका है, जो रेजरेक्ट नहीं हो सकता। यानी उसका वो हाल हुआ है जो हाल रीमरू ने काफी पहले रामरिस के बनाए गए गोलम का किया था, जिसे फिर रीमरू ने बेरेटा को समन करके ठीक किया था। यानी वहाँ 60वें फ्लोर पर एडलमैन डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, तो 70वें फ्लोर पर कोई बॉस मॉन्स्टर ही नहीं है। उसके बाद फिर आता है जीजन, जो इस वक्त इवोल्यूशन की वजह से सो रहा है। फिर आती है अपीटो। वैसे कहने को तो ये बॉस मॉन्स्टर है, बट बॉस कह सके उतना एक्सपीरियंस उसे अब तक नहीं हुआ है। और फिर जहाँ तक बात आती है कुमारा की, तो अभी भी बच्चा है, उसे ऐसे काम को पूरा करने में वक्त लगेगा। यानी रीमरू ने बॉस मॉन्स्टर के रूप में ऐसे लोगों को भर के रखा है जो खुद को बचा भी नहीं सकते, बट रीमरू जानता है कि उन्हें अच्छा खासा वक्त लग जाएगा यहाँ सेटल होने के लिए। और वैसे भी रीमरू ने कभी नहीं सोचा था कि कोई चैलेंजर वहां तक पहुंचेगा भी, तो रीमरू के लिए प्रॉब्लम तो जरूर है। इसलिए वो वहाँ मौजूद सभी को मोटिवेट करते हुए कहता है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। रीमरू को सबसे पहले तो थोड़ा वक्त चाहिए होगा, क्योंकि एक तरफ वो ग्रीन कॉस्ट्यूम पहने लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डंजन के बॉस मॉन्स्टर की हालत खस्ता हो रखी है, जिसे रीमरू को अब किसी भी हाल में सॉल्व करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing Mr. Brownie, birds I'm flowing Keep it drain, my money growing Give me brain, war, total soaking Squirtle squad, my boys in the ocean Give me pussy and rubby with lotion We evolved and it caused a commotion Hit the plug with them hyper potions Some hyper potion Yeah Johnny Grove, I'll hit you with a leaf